वेलकम टू लर्निंग स्टोम ज्ञान का तूफान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 4 को। और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट का नाम है मुगल 16वीं से 7वीं शताब्दी। तो एक बारी रिकॉल कर लेते हैं हम। सबसे पहले इस लेसन के अंदर हमने देखा था कि जो मुग़ल थे कौन थे वो। तो बात करें मुग़लों की, तो अपनी माता की तरफ से वो एक मंगोल शासक था चंगेज़ खान, उसके उत्तराधिकारी थे। अगर बात करें पिता की ओर से तो तुर्की के कुछ इलाके पे रूल करने वाला एक शासक था तैमूर, उसके उत्तराधिकारी थे मंगोल। ठीक है। और सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हराया था बाबर ने। और बाबर कौन था? बाबर भारत में मुग़ल शासक की नींव रखने वाला क्या था? शासक था। ठीक है। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे पहले मुग़ल शासन प्रणाली को कौन लेकर आया था, या मुग़ल एक तरीके से मुग़ल रूलर सबसे पहला कौन था, तो वो बाबर ही था। उसी ने स्थापना करी थी भारत में मुग़ल वंश की। ठीक है। अगर हम देखते हैं मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में, तो इन्होंने बहुत सारी सैन्य अभियानों में मतलब बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाया था। सबसे पहले गोला बारूद और तोप का प्रयोग भी इसके द्वारा माना जाता है कि मध्यकालीन भारत में अपनाया गया था। अगर बात करते हैं हम इसकी सेना की, तो ना सिर्फ पैदल यात्री पैदल सैनिक थे, बल्कि घोड़ों और हाथियों को भी ये अपनी सेना में प्रयोग में लाया करते थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं कैसी थी, उत्तराधिकार की प्रणाली यहाँ पे। तो भारत में क्या था, ज्येष्ठ अधिकार का नियम चलता था। उसमें क्या था कि कोई भी राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, वो ही राजा की मृत्यु के बाद, या राजा जब शासन नहीं संभालने योग्य होता था, तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन बात करें हम मुग़लों की, तो इनके ये मुग़लों का जो बादशाह होता था, जो राजा होता था ना, उसके मान लो 4 बेटे हैं, तो वो चारों बेटों में अपनी टेरिटरी को इक्वल मतलब बांट दिया करता था। ऐसा कुछ सिस्टम था उत्तराधिकार का। उसके बाद हम बात करते हैं मुग़लों के अन्य राजाओं से, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा टेरिटरी था, बहुत बड़ा एरिया था। तो अलग अलग हमने पढ़ा था ना, छुटपुट राज्य थे जिनमें अलग अलग रूलर्स रूल किया करते थे। तो और बाकी के रूलर्स के साथ इन मुग़लों के कैसे संबंध थे, हमने देखा कि राजपूत राजाओं के साथ, बहुत सारे राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे, उनकी बेटियों से शादी करी। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको भारत पे रूल करने के लिए अपनाया। बहुत सारे शासक ऐसे भी थे जिन्होंने मुग़लों की इस नीति का विरोध किया। राइट। तो इस तरीके से इन्होंने ना क्या किया था कि मतलब कुछ राजाओं से तो रिश्तेदारी वाले संबंध बना लिए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बेटे की शादी किसी उस परिवार में कर दी, किसी राजपूत परिवार में कर दिया, किसी भी परिवार में। ठीक है। तो इस तरीके से और कुछ राजाओं को इन्होंने हरा तो दिया, लेकिन उनसे उनकी अथॉरिटी नहीं छीनी। मतलब उनको ये तो बोला गया कि हमने तुम्हें हराया है तो तुम्हें मुग़लों के अधीन रहना पड़ेगा, लेकिन उनसे उनके राज्य नहीं छीने। मतलब उनको जिस भी राजा को इन्होंने हराया था उनमें से बहुत सारे राजाओं को वैसा कि वैसा ही वहाँ का ज़मींदार या फिर वहाँ का मनसबदार बना रहने दिया। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बैलेंस की एक नीति को अपनाया था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जब्त और ज़मींदार। क्या होता था जब्त और कौन होते थे ज़मींदार? ठीक है। तो मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जब एक राजा होता है तो वो किसी टेरिटरी पे रूल करता है, किसी लैंड एरिया पे रूल करता है। राइट। तो वहाँ पे उसकी सेना भी होती है, उसकी प्रजा भी होती है, बहुत सारे सेना के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये धन उन्हें कहाँ से मिलता था? पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई हम चले गए किसी कंपनी में, हमने जॉब करी और हमें वहाँ से सैलरी मिल रही है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान थे या शिल्पकार थे। तो मुग़लों की आमदनी का जो मुख्य साधन था ना, वो था राजस्व यानी कि टैक्स। तो किस तरीके से टैक्स वसूल किया जाता था? टैक्स वसूल करने का सिस्टम कौन सा था? तो अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। छोटे छोटे प्रांत थे, मैंने आपको बताया था कुछ प्रांत थे। प्रांतों में प्रांतपाल होते थे, गांव में गांव का मुखिया होता था, स्थानीय सरदार होते थे। तो मान लो ये एक गांव है, इस गांव में एक सरदार है, एक मुखिया है। ठीक है। कोई सरदार तो बड़े बड़े होते थे, मुखिया एक छोटे से गांव का मुखिया होता था। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी लैंड थी, जितने भी खेत थे, उसको जिम्मेदारी मुग़लों ने दे दी कि भैया तुम्हें यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है। ठीक है। इसके बदले में इसको भी कुछ धन संपदा मिलती थी। ठीक है। तो इस तरीके से उनका एक सिस्टम था, और जो उनकी आय का मुख्य साधन था वो राजस्व ही था, वो टैक्स ही था। अधिकतर स्थानों पे मैंने आपको बता दिया कि सरदारों के माध्यम से वो राजस्व लिया करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुग़लों ने जिन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी थी
टैक्स को वसूल करने के लिए। तो उसको, चाहे वो गांव का छोटा सा मुखिया हो या फिर बड़ा सा सरदार हो, उस सब के लिए वो जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल था। इसने क्या किया था? 10 साल तक 1570 से 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर, सिंपली शब्दों में मैं आपको बताऊं क्या था यहाँ पे, कि ये जो टोडरमल था ना, इसने 10 साल तक सर्वे किया अपने राज्य में आने वाली सारी भूमि का। उसमें उसने क्या नोटिस करा कि कौन सी लैंड से किस फसल का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कितना होता है और उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। ये एक आध साल के लिए नहीं किया गया था, ये पूरे 10 साल के लिए किया था, ताकि एक बड़े लेवल पे उसको समझ में आ सके कि किस भूमि पे कौन सी फसल का उत्पादन होता है, उस फसल से कितना प्रोडक्शन मिलता है, कितना अनाज मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसने एक टैक्स प्रणाली को अपनाया। ठीक है, अब क्या था कि जब उसने ये सर्वेक्षण कराया तो उसको एक ब्रॉड आइडिया हो गया कि इस भूमि से हमें भाई इतना प्रोडक्शन मिल सकता है, इस भूमि से हमें इतना प्रोडक्शन मिल सकता है, ये पर्टिकुलर भूमि इस फसल के लिए अच्छी है। मतलब किसी फसल पे गेहूँ, किसी ज़मीन पे गेहूँ ज़्यादा अच्छे से उगाया जा सकता है, कहीं पे मक्का अच्छे से उगाई जा सकती है और बहुत सारी फसलें। तो एक आइडिया उसको हो गया। तो जो भी 10 सालों में उसने ऑब्जर्व किया था, जो भी सर्वे के जो उसको डाटा मिला था, उसके आधार पे उसने ना फिक्स अमाउंट निश्चित कर दी किसानों के लिए कि भैया ये तुम्हारी लैंड है, इससे तुम्हें इतना प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस आधार पे उससे टैक्स वसूला गया, एक फिक्स अमाउंट निश्चित कर दी। और इसी फिक्स अमाउंट को निश्चित करने को जब्त कहा गया। क्या कहा गया? जब्त कहा गया। जब्त बेसिकली जब्त क्या था? ये एक निश्चित राजस्व की एक दर थी। मान लो ये एक किसान है, इसकी ये लैंड है, उसको पता है भाई यहाँ से इतना प्रोडक्शन हो जाता है, तो उससे बोला कि भैया तुम्हें कुछ फिक्स अमाउंट हमें हर साल देनी पड़ेगी बदले में, टैक्स के रूप में। क्योंकि राजा क्या था? राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा देता था, सेफ्टी देता था, कोई भी बाहर के लोग उस पर आक्रमण ना करे। एक तरीके से प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी। तो इसके बदले में वो सेना के संचालन के लिए लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करता होगा, है ना। तो इस तरीके से जब्त प्रणाली को अपनाया गया। जब्त प्रणाली एक राजस्व की एक व्यवस्था थी जिसमें फिक्स अमाउंट किसानों से वसूल किया जाता था। होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। लेकिन ये जो जब्त प्रणाली थी ना, ये उन्हीं जगहों पर अपनाई गई थी जहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि था उसका सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया गया था, सर्वे किया गया था। ठीक है, तो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत ऐसे थे जहाँ पे इस प्रणाली को अपनाया नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे सर्वे करने में बहुत दिक्कत थी, रिकॉर्ड्स रखने में बहुत दिक्कत थी। तो इसलिए गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ये प्रणाली को अपना पाना संभव नहीं था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अभी हमने देखा मुगलों के अलावा ना अलग अलग जगह पर छुटपुट राजा थे, बहुत सारे जमींदार थे। और मुगल तो अभी कुछ समय पहले ही आए थे। ठीक है, ये जमींदार यहाँ पे पहले से ही रूल कर रहे थे। तो कुछ जमींदार, सारे जमींदार नहीं, कुछ जमींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अगर उन्हें लगता था कि जो मुगल हैं इन पे टैक्सेशन प्रणाली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थोप रहे हैं, जो ये पे नहीं कर पाएंगे, या इनको लगता था कि मुगल इनका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इतने पावरफुल थे कि वो मुगल शासकों का विरोध भी कर दिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए मुगलों ने ना स्टार्टिंग से ही एक बैलेंस की स्थिति अपने हमारे यहाँ पे भारत में अपनाई थी। अब हम अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में पढ़ लेते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर कौन था? अकबर एक मुगल शासक था, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, ठीक है, उसका एक दरबारी था अबुल फजल। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर और प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा है कि जो राजा होते थे ना, वो अपने शासनकाल के इतिहास को लिखवाने के लिए बहुत सारे कवि होते थे, बहुत सारे दरबारी इतिहासकार होते थे, तो उनसे अपने शासन का इतिहास लिखवाते थे ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि उनके पूर्वजों ने कैसे कैसे रूल किया था, किस किस टेरिटरी पे रूल किया था, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो अपने इतिहास को लिखवाया करते थे। तो सेम चीज़ अकबर ने भी करी थी। उसका दरबारी था अबुल फजल। ठीक है, उसको ये कार्य सौंपा कि भाई तुम हम मेरे शासन प्रशासन के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबर का जो इतिहास था उसको 3 जिल्दों में लिखा, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया। और इसका जो शीर्षक था, इसका जो टाइटल था वो था अकबरनामा। क्या था? अकबरनामा।
पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट था, अकबरनामा बेसिकली एक बुक थी जिसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट के अंदर जो अकबर के पूर्वज थे उनके शासन प्रशासन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। दूसरी में अकबर के, पहले वाली में तो अकबर के पूर्वज, ठीक है, दूसरी में अकबर की शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। और तीसरी जिल्द जो है उसको हम आईने अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईने अकबरी। और आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार इतिहास के बारे में लिखते थे उससे भी हमें हिस्ट्री की स्टडी करने के में बहुत आसानी होती है। मान लो अगर अकबर ने ये सारी चीज़ें नहीं लिखवाई होती तो हमें बहुत कम सोर्सेज से उसके बारे में जानकारी मिल पाती, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेज होते हैं, तो जो रिटन एविडेंस होते हैं, ये हमें उस समय की सूचनाओं को प्रदान करते हैं। हमें जानकारी मिलती है कि उस समय पे कल्चर कैसा था, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता था, कौन सी टैक्सेशन प्रणाली को अपनाया जाता था, वस्तुओं की कीमतें कैसी थी, या टैक्सेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, राइट। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, अभी ना एक एक करके ऐसे आते हैं। अभी आप सबसे पहले मैंने आपको बाबर के बारे में बताया। तो बाबर कौन था? बाबर ऐसा व्यक्ति, वो शासक था, वो मुगल शासक था जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद हमने अकबर के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो ये अलग अलग शासक हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे भारत में रूल किया था। और ये सारे के सारे शासक जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे रूलर्स जो हैं वो मुगल शासक हैं, ठीक है। अभी ना ये सीक्वेंस में नहीं आ रहे। बाबर के बाद हुमायूं ने इंडिया में रूल किया था, राइट। तो हमने हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर अकबर ने रूल किया, हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया। अकबर के बाद जहांगीर की बारी आती है, तो अभी हम जहांगीर के बारे में, अभी ना ये 7th क्लास है तो यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में मुगलों के बारे में नहीं बताया गया है ना। तो जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तो वैसे वैसे हमें और डिटेल में मुगलों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अभी यहाँ पे इस क्लास में हुमायूं को स्किप कर दिया गया है, राइट। तो अभी हम जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे NCERTs को डिस्कस करेंगे तो वैसे ही हम डिटेल जो चीज़ें हैं उनको जानेंगे। अभी 6th क्लास के हिसाब से जो NCERT को लगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए वो इस बुक में दी गई है और उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा एक महिला थी, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। तो मेहरुन्निसा एक महिला थी जिसे 1611 में जहांगीर ने क्या किया था? विवाह किया था। और उसको जहांगीर ने उसको नाम दिया था नूरजहां, ठीक है। और ये जो नूरजहां थी ये जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, अंडरलाइन कर लेना, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ये आप सिक्का देख सकते हैं, ये सिक्का है। एक तरफ तो ये चीज़ें थी उस सिक्के पे और दूसरी तरफ ये था। और ये क्या था? ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ सिक्का। उस सिक्के पे ये लाइंस लिखी हुई थी। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो सिक्का है ये नूरजहां के नाम से गढ़वाया गया था, उसको सम्मान देने के लिए गढ़वाया गया था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती हैं उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। मतलब बेसिकली ना ये अपने सिक्कों में ये सारी चीज़ें जो मतलब क्या कहते हैं, गढ़वाते थे, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई ये जो सिक्का है ये नूरजहां के लिए गढ़वाया गया, उसको सम्मान देने के लिए बादशाह के आदेश पे ये गढ़वाया गया, ठीक है। और शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ऐसे कुछ लिखवाया हुआ था, जो भी उनको लगता होगा कि उनके सिक्कों में लिखवाया जाना इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दिया करते होंगे। सुलह एक कुल की नीति। सुलह एक कुल की नीति क्या थी? जहांगीर ने इसका वर्णन किया है। ये सुलह एक कुल की जो नीति थी ना अकबर ने अपनाई थी और इसका जो वर्णन है वो हमें जहांगीर से देखने को मिलता है। जहांगीर ने इसका वर्णन किया है कि जो अकबर था वो सुलह एक कुल की जो नीति थी उसको अपनाया करता था। तो सुलह कुल की नीति क्या थी? बेसिकली ये सभी धर्मों के लोगों के लिए एक
जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं। तो जो मुग़ल शासक थे ना, बेसिकली ये मुसलमान थे, ठीक है। ये इन्होंने इस्लाम धर्म के ये लोग जो थे फॉलोवर्स थे। लेकिन जो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई तो उसमें हिंदुओं को भी स्थान दिया, उसमें बौद्ध, उसमें जैन, ठीक है, सभी प्रकार के जो विद्वान थे, अलग अलग धर्मों के अलग अलग विद्वान थे, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता था। उनके हर एक के धर्म की अच्छी अच्छी बातों को जाना जाता था, एक दूसरे के विचारों को जाना जाता था, एक दूसरे की प्रार्थनाओं को सम्मान दिया जाता था। तो इस तरीके की ये एक नीति थी जिसमें अकबर ने अलग अलग धर्म के अलग अलग विद्वानों को उनके धर्म की अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा करने के लिए क्या किया था, इनवाइट किया था। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जिसमें अपने अपने धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को लोग बताया करते थे, आपस में डिस्कस किया करते थे, चर्चा किया करते थे। तो इससे क्या था, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलती थी, ठीक है। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित हुए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है। अभी देखिए, हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, अब जहांगीर के बाद शाहजहां ने रूल किया था। तो शाहजहां के समय में शाहजहां के दस्तावेजों से हमें एक समाज की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें कुछ जो यात्री थे उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के बारे में लिखा है कि भारत हमेशा से एक वैभवशाली देश रहा है, बहुत ही धनी लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक असमानता भी देखी। अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन साथ ही साथ जो गरीब लोग थे उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है, आइए पढ़ते हैं। तो सामाजिक असमानताएं भी हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त थे, कुल 8000 में से 445 ही थे। मतलब 8000 मनसबदार थे, जिनमें से 445 ऐसे थे जिनको उच्चतम यानी बहुत ऊंचे पद प्राप्त थे। बाकी सब जो थे वो छोटे छोटे मनसबदार थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 प्रतिशत को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब क्या था कि 100% क्या रहे होंगे, मनसबदार रहे होंगे, ठीक है। जिनमें से जो 5.6% जो मनसबदार थे उनको जो राजस्व का 61.5% हिस्सा था वो वेतन के रूप में दिया जाता था। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए, जैसे मैं पेन ले लेती हूँ। देखिए, मान लो ये सारे के सारे 100% मनसबदार हैं, ठीक है। इसमें से जो 5.6%, मान लो हम इतने मनसबदार, ये 5.6% मनसबदार हैं, तो सिर्फ इतने कम मनसबदार ऐसे थे जिनको वेतन जो था वो मिलता था 61.5% के। मतलब ये टैक्स कलेक्ट करते थे ना किसानों से और लोगों से, तो जो भी ये टैक्स कलेक्ट करते थे उनका 61.5% इनको वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में मिलता था। और क्योंकि ये जो मनसबदार थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सवार रखते थे, घुड़सवार रखते थे, तो इनको भी तो उन घुड़सवारों को वेतन देना होता था, है ना। तो इनको इतना वेतन मिलता था जिसमें से इनको जो इनके घुड़सवार होते थे, जो इनके सैनिक होते थे, जो इनके अधीन काम करते थे, तो उनको भी वेतन दिया मतलब उनको भी वेतन देते थे ये लोग। तो और बाकी का जो हिस्सा था उसको तो इससे भी कम वेतन मिलता था। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इन्हें अपने खर्चे भी चलाने होते थे। उसके अलावा इन्हें प्रजा की देख रेख भी करनी होती थी। उसके अलावा इन्हें सैनिकों का भी रख रखाव, अपनी सेना का भी रख रखाव करना होता था और उनको भी वेतन देना होता था। तो इस तरीके से जितने पैसे की शायद ज़रूरत होती होगी उतना इनको अलॉट नहीं हो पाता होगा, उतना बादशाह इनको नहीं दिया करता था। तो अब जब इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो ये क्या करते थे, ये टैक्स वसूल करते थे, तो ये किसानों से टैक्स बढ़ा दिया करते थे। तो इस तरीके से इनका शोषण होता था और ये किसानों का शोषण करते थे। तो ये एक ऐसा भी कुछ हमें वर्णन मिलता है बहुत सारे इतिहासकारों के लेखों से। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक जो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वही है कि क्या होता था, इनको तो वेतन मिल जाता था, अब इनको सेना को वेतन देना होता था, और जब वो कम पड़ता था तो ये टैक्स को हाई कर दिया करते थे।
मतलब एक तरीके से किसानों के लिए मुश्किल हो जाती थी फिर कि उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी सोच नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मतलब जिनके पास रिसोर्सेज थे वो तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे उत्पादन के साधनों के लिए औजार, नए नए औजारों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जिनकी हालत पहले से ही ख़राब थी तो उनके लिए तो कृषि में इन्वेस्ट करना एक बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि उनके जो खर्चे थे वही बहुत मुश्किल से चल पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से था सिस्टम। मुगलों के कुलीन कौन होते थे? कुलीन होते थे अमीर जो लोग होते थे। बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसा मैंने आपको बताया, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे मुगलों की जो शक्ति थी वो कम होने लगी, क्योंकि कुछ स्थानीय जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था, जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ, उनकी शक्ति कम होना शुरू हुई, तो जो स्थानीय जमींदार थे, जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो लोग शक्तिशाली बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, मतलब वो शक्तिशाली तो हो गए, अपना स्वामी तो वो दिल्ली का जो मुगल सम्राट था उसको ही मान रहे थे। लेकिन अगर विरोध की स्थिति होती तो वो इतने पावरफुल हो गए थे कि कभी युद्ध की स्थिति हो तो वो मुगलों के विरुद्ध युद्ध भी कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी शक्ति को क्या किया, अर्जित किया। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। मतलब कि जब जैसे जैसे राजा क्या होगा, कमज़ोर होगा, तो जो स्थानीय जमींदार थे या जो स्थानीय शासक थे वो मौका देखेंगे और वो अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जब तक 18वीं शताब्दी आई तो बहुत सारे प्रांत के जो प्रशासक थे उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मुगलों ने इंडिया पे रूल किया था। बहुत सारी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी अपनाई। बहुत जगह पे हमें नरसंहार जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इससे हमें कुछ मुगलों के बारे में, मुगलों की शासन प्रशासन और टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। होप की सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।